नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं जीव विज्ञान कक्षा 9 का। ये जीव विज्ञान का पहला अध्याय है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का ये आखिरी क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लासेस को ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से कक्षा 9 का जीव विज्ञान का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप देखेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस मिलेंगे। तो आप उसको देखते हुए यहाँ तक आएंगे तो सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आएंगी। आज का जो ये क्लास स्टार्ट होना है वो विसरण और परासरण और सांद्रता से संबंधित कार्यकलाप किस तरह से होता है, क्या है विसरण और क्या है परासरण और क्या है सांद्रता, कैसे काम करती है, इसके बारे में आज के इस लास्ट अध्याय में अध्ययन होना है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, तभी हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। हमारे इस चैनल को आप YouTube के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ से जाके आप ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों को सीख सकते हैं। तो आज का जो ये क्लास है क्या है, कार्यकलाप, क्या चीज़ का कार्यकलाप है, विसरण क्या है, परासरण क्या है और सांद्रता क्या है, इसके कार्य व्यवहार को समझेंगे इसमें। और ये इस अध्याय का आखिरी वीडियो क्लास होगा। कार्यकलाप है, इस कार्यकलाप में क्या कह रहा है कि किशमिश के कुछ दानों को जल में रखें, उसे कुछ समय के लिए जल में ही रहने दें। आप देखेंगे कि ये किशमिश के दाने फूल गए। अब इन फूले हुए दानों को बाहर निकालकर चीनी या नमक के गाढ़े घोल में डालें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि फूले हुए किशमिश के दाने पुनः सिकुड़ गए। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है किशमिश की सांद्रता और जल की सांद्रता। किशमिश की सांद्रता कम होती है और जल की सांद्रता अधिक होती है। तो सांद्रता के ये गुण हैं कि वो कम सांद्रता, जिस भी पदार्थ में सांद्रता कम होगी और जिस पदार्थ में सांद्रता अधिक होगी तो कम पदार्थ वाले अधिक सांद्रता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो किशमिश चूँकि सूखी हुई है उसके अंदर सांद्रता कम है और जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, इसलिए किशमिश के दाने जल की सांद्रता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जल किशमिश की झिल्लियों से होते हुए वो अंदर चली जाती है। और फिर जब आप उसी फूले हुए किशमिश को, जिसकी सांद्रता अब बढ़ चुकी है, उसको जब आप चीनी या नमक के घोल में डाल देते हैं जिसकी सांद्रता कम होती है, चीनी या नमक के गाढ़े घोल की सांद्रता कम है और किशमिश की सांद्रता चूँकि वो जल के अणुओं को अवशोषित कर चुकी है इसलिए उसकी सांद्रता अधिक है, तो फिर वो कम सांद्रता वाली जो वस्तु है, चीनी का घोल या नमक का घोल, वो किशमिश की अधिक सांद्रता को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किशमिश से वो जल के अणु फिर से विसरण विधि के द्वारा वो चीनी या नमक के घोल में पुनः वापस आ जाती है और फिर वो किशमिश सिकुड़ जाती है। तो सांद्रता के यही नियम है। वस्तुतः जब किशमिश को जल में रखते हैं तो किशमिश के भीतर जल अणु की सांद्रता बाहर अवस्थित जल के अणुओं से कम रहती है। किशमिश के अंदर में जो सांद्रता है वो कम है और जल की सांद्रता अधिक है, इसलिए अंतः परासरण होता है, यानी अंदर की ओर आकर्षण हो रहा है जल के अणुओं का और किशमिश फूल जाती है। कोशिका झिल्ली से किशमिश के अंदर प्रवेश करता है और यह फूल जाती है। जब फूले हुए किशमिश को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालते हैं
तो बाहर के सांद्र घोल में मौजूद जल अणु की सांद्रता फूले हुए किशमिश के भीतर अवस्थित जल के अणु की सांद्रता से कम होती है। चीनी या नमक के घोल की जो सांद्रता है वो कम है, बजाय किशमिश के फूले हुए उस किशमिश में जो सांद्रता है वो उसमें अधिक सांद्रता है। तो उसकी अधिक सांद्रता को चीनी या नमक का घोल अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसको बहिपरासरण कहते हैं। ये इसलिए जल बहिपरासरण द्वारा फूले हुए किशमिश से बाहर आने लगता है एवं किशमिश के दाने संकुचित हो जाते हैं। तो परासरण क्या है, अंतः परासरण क्या है और बहिपरासरण क्या है, और ये क्यों होता है? सांद्रता की वजह से। कम सांद्रता वाली जो भी वस्तुएं हैं वो अधिक सांद्रता वाली वस्तुओं से अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये सांद्रता के गुण हैं। एक बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें, उसमें एक अंडे को चमटी की सहायता से धीरे धीरे सावधानी पूर्वक डाल दें। क्या कह रहा है? तनु हाइड्रोलिक अम्ल लेने के लिए कह रहा है और उसमें एक अंडे को डालने के लिए कह रहा है। लगभग आधे घंटे के बाद इसकी बाहरी कवच, अंडे की जो बाहरी कवच है जिसकी सांद्रता कम होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अम्ल के में घुल जाएगी एवं अंडा एक लचीली बाह्य झिल्ली से घिरा रहेगा। अब सावधानी पूर्वक अम्ल को धीरे धीरे गिरा दें। ध्यान रहे कि अम्ल छलक कर आपके शरीर पर ना पड़े। अब अंडे वाले बीकर को शुद्ध जल से भर दें। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि अंडा फूल गया। अब आप जल को गिरा दें एवं इस फूले हुए अंडे वाले बीकर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में से भर दें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अंडा सिकुड़ गया है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? फिर से एक दूसरी विधि क्या करने के लिए कह रहा है कि अंडे को आप तनु हाइड्रोलिक अम्ल में डुबा दें, तो वो अंडे का जो बाहरी भाग जो कि ठोस है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वो अम्ल के साथ उस कैल्शियम कार्बोनेट की जो सांद्रता है वो कम है और अम्ल की सांद्रता अधिक है। तो कम सांद्रता अपने ओर अधिक सांद्रता को आकर्षित करती है और वो अंडे का जो कड़ा वाला भाग है वो भी मुलायम हो जाता है। लेकिन जब आप उसमें फिर से जल को भर देते हैं तो वो धीरे धीरे फिर जल की सांद्रता अधिक है और कम है और अंडे के छिलके की सांद्रता अधिक है। तो उस अधिक सांद्रता को जल के अणु धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जब आप उसको नमक या चीनी के घोल में डाल देते हैं तो नमक या चीनी के घोल की सांद्रता कम है, उस अंडे के छिलके में सांद्रता अधिक हो गई है, तो उसकी अधिक सांद्रता चीनी या नमक के घोल की ओर आकर्षित हो जाती है और फिर वो अंडा सही आकार में आ जाता है। वस्तुतः कवच रहित अंडे की बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली है जो चयनात्मक पारीगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। अंडे के बाहरी भाग का जो वो कड़ा वाला भाग है वो क्या है? वो बाहरी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, चयनात्मक पारीगम झिल्ली है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। शुद्ध जल में इस अंडे को डालने पर अंतःपरासरण द्वारा जल अणु अंडे की कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं एवं अंडा फूल जाता है। जब फूले हुए अंडे को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालते हैं तो बहिपरासरण द्वारा जल अंडे की कोशिका के भीतर से बाहर निकलने लगता है एवं अंडा संकुचित हो जाता है। तो आपको अब तक में ये सांद्रता किसको कहते हैं और किस तरह से ये कार्य करता है और परासरण क्या है? अंतःपरासरण यानी किसी कोशिका के अंदर जल के अणुओं का प्रवेश करना होता है और बहिपरासरण किसी भी कोशिका से जल के अणुओं का बाहर निकलना
बहिर्परासरण कहलाता है। अब विसरण एवं परासरण का महत्व देखिए, क्या है विसरण और क्या है परासरण, इसके क्या महत्व हैं। जीव जगत में विसरण तथा परासरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विसरण के द्वारा गैसों O2 एवं CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता रहता है। ये परासरण के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है। कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में विसरण मदद करता है। विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकलना विसरण द्वारा ही संपन्न होता है। इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। परासरण के द्वारा पौधे जो हैं अपने अंदर जल को अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का संचलन होता है। यह क्रिया जाइलम उत्तकों द्वारा संपन्न होती है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने से परासरण की मुख्य भूमिका होती है, जिसको आप स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। उसी से परासरण का कार्य संपादित होता है। पत्तियों में खाद्य पदार्थ के संश्लेषण होने के बाद पौधे के विभिन्न भागों में इसका वितरण परासरण के सिद्धांत द्वारा होता है। इसमें फ्लोएफ उत्तक भाग लेते हैं। तो ये जो विसरण परासरण है, एक कोशिका से भी दूसरी कोशिका में विसरण होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी परासरण होता है। तो हर कोई अधिक सांद्र वाले जो कोशिका होते हैं वो कम सांद्र वाली कोशिका की ओर आकर्षित होते हैं और वो अपनी सांद्रता को कम सांद्रता वाली कोशिका की ओर वो मतलब बहिर्गमित करते हैं, जिस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पदार्थ को पहुंचाया जाता है। कोशिका झिल्ली की भूमिका। कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परासरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होती है। जंतुओं में भी गैसों, पोषकों, तत्वों, हार्मोन्स, उत्सर्जों पदार्थों या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता रहता है, जिसको कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं को अपने पदार्थ को रिलीज करते रहती हैं और दूसरा कोशिका उसको ग्रहण करती है, फिर वो दूसरे कोशिकाओं को ट्रांसफ़र करती है। तो ये कार्य कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपादित होती है। पदार्थों के परिवहन में जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इसके विपरीत जब पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंड्रोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कोशिका जीवन की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अपनी विशिष्ट संरचना, कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा खास अंगकों के चलते ये जीवन संबंधी सभी कार्य जैसे श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन,
जनन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण आदि दक्षतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। तो अगर कोशिकाएं ना हो तो हमारा ये जीवन, ये या फिर पेड़ पौधे, पादप, कोई सा भी जो जीवित प्राणी है उसके शरीर में जितनी सारी क्रियाएं होती है वो संपन्न नहीं हो पाएंगी। इन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर के अंदर का सारा कार्य संपादित होता है। इसलिए कोशिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका में कोशिका की झिल्ली और केंद्रक और फिर उनके अंदर कोशिका अंगकों का होना और उनके कार्यों का करना, ये सब मिलके हमारे इस पूरे जीव तंत्र को वो संचालित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से इस अध्याय को समझ पाए होंगे। अब स्मरणीय कुछ बातें हैं जो आपको पढ़ना है और इसको याद रखना है और समझना है। आगे के क्लास में इसके बाद हम आपका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और क्वेश्चन आंसर का भी क्लास आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और क्वेश्चन आंसर का भी फेयर आप बनाएंगे। तो मिलते हैं हम इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो क्लास में।